वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ऑन करो ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, हम ऑन्कोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। हम ऑन्कोलॉजी की हमारी 6 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी तो उनको रीडिंग आउट करें ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में हम कैंसर के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑन्कोलॉजी चल रही था अपना, थोड़ी बड़ी क्लास है इसलिए इसके 10 पार्ट हो गए हैं, बड़ा टॉपिक है इसलिए ऑन्कोलॉजी। आज हम इसके मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एक बार पिछली क्लास का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो फिर इस क्लास के बाद में वॉच कर लेना उस क्लास। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन के बारे में बात किया था। स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ कैंसर। स्क्रीनिंग का मेन एम होता है अपना कैंसर कंडीशन को डायग्नोस करना बिफोर साइन सिम्टम अपीयर। साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले कैंसर कंडीशन को डायग्नोस करना, ये हमारा एम होता है स्क्रीनिंग में। उसमें हमने मेन कैंसर है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हमने 2 एग्जामिनेशन के बारे में बात किया था। ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राफी एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मैमोग्राफी में एक्सरे या लो डोज एक्सरे की यूज की जाती है एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब जो पर्सन जिसको कैंसर की या कंडीशन होने वाली है या पेशेंट है वो ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करता है। और इसकी एवरी मंथ सेम डे। इसमें पर्सन क्या चेक करता है कि ब्रेस्ट की साइज बढ़ रही है, कि उसमें लिम्फ प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसका पता लगाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन 2 टाइप्स के, मैमोग्राफी एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। फिर सेकंड हमने बात की थी सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में मैंने एक एग्जामिनेशन बताया था, पेप स्मेयर या पेप टेस्ट। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है और उसमें एक वुडन का बना हुआ पार्टिकल होता है, एरे स्पेटुला। वुडन का बना होता है ये एरे स्पेटुला। इसकी सहायता से हम सर्वाइकल फ्लूइड या म्यूकस को निकालकर कैंसर कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है। फिर कोलोन कैंसर में फीकल ओकल ब्लड के थ्रू पता लगाया जाता है। फिर फोर्थ था प्रोस्टेट कैंसर में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE। इसका प्रोसीजर मैंने बता दिया था कि ग्लोव्स पहनना है, फिर प्रोस्टेट पी शेप मास्क को फिल करना है और प्रोस्टेट कैंसर को आइडेंटिफाई करना था। फिर फिफ्थ टाइप टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। फिर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के बारे में बात किया था। उसमें बेरियम सोलो, नॉर्मल एक्सरे MRI, इसके बारे में बात की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो क्लास को वॉच कर ले, तभी आगे का टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। तो आज हम मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के मैनेजमेंट ऑफ कैंसर में 3 टाइप है। 3 मेथड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसको CMT भी बोलते हैं, कंबाइंड। CMT की फुल फॉर्म कंबाइंड, क्योंकि एक ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते हम कैंसर कंडीशन को, तो 3 ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको CMT बोलते हैं कैंसर मैनेजमेंट को, कंबाइंड मॉडिफाइड ट्रीटमेंट। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है रेडियोथेरेपी। सेकंड अपना कीमोथेरेपी एंड लास्ट है सर्जिकल मेथड। थर्ड सर्जिकल मेथड। तो एक क्लास मतलब रेडियोथेरेपी के बारे में क्या क्या रेडियोथेरेपी को कितने टाइप है रेडियोथेरेपी की? 2 टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। वो किस प्रकार से रेडियोथेरेपी के थ्रू मैनेजमेंट करते हैं हम कैंसर को, और तीनों को पढ़ेंगे। तो पहला डाल लो अपना रेडियोथेरेपी। तो जनरल बात की थी अपन। अब रेडियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ कैंसर में फर्स्ट है रेडियोथेरेपी। इस मेथड में क्या किया जाता है? आयोनाइजिंग रेज यूज की जाती है डेस्ट्रॉइड ऑफ द नियोप्लास्टिक या मैलिग्नेंट सेल को। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आयोनाइजिंग रेज यूज की जाती है।
तो नोट डाउन करो, इन दिस मेथड आर यूज टू द इन दिस मेथड यूज आयोनाइजिंग रेज और डेस्ट्रॉयड या इनहिबिट नियोप्लास्टिक बोल सकते हो या मैलिग्नेंट सेल। आयोनाइजिंग रेज फॉर डेस्ट्रॉयड या इनहिबिट टू मैलिग्नेंट ट्यूमर कंडीशन को या नियोप्लास्टिक सेल। इस मेथड में आयोनाइजिंग रेज यूज की जाती है। रेडियोथेरेपी से पता लग रहा है इसमें रेज यूज की जाती है। कौन सी? आयोनाइजिंग रेज। और ये मेथड बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी करते हैं, ट्यूमर का लास्ट स्टेज में हो जाता है तब उसको सर्जरी करके ही निकाला जाता है। तो उस स्टेज में रेडियोथेरेपी उस सर्जरी से पहले भी यूज कर सकते हो या सर्जरी के बाद भी। इन दिस मेथड यूज बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। इस मेथड को हम सर्जरी से पहले या आफ्टर सर्जरी यूज कर सकते हैं। तो रेडियोथेरेपी में क्या बताया मैंने? इन दिस मेथड यूज आयोनाइजिंग रेज। आयोनाइजिंग रेज यूज की जाती है जिसके द्वारा हम डेस्ट्रॉय करते हैं या इनहिबिट करते हैं किसको? न्यूप्लास्टिक या मैलिग्नेंट सेल को। अब रेडियोथेरेपी वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की रेडियोथेरेपी होती है। तो टाइप लिखेंगे, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड इंटरनल। तो अगला टॉपिक डालो, रेडियोथेरेपी टाइप। 2 टाइप्स, एक्सटर्नल बीम। क्वेश्चन आता है इसमें से, रेडियोथेरेपी में से ऊपर बताया जाओ जनरल इंट्रोडक्शन था, इसमें से क्वेश्चन आएगा। किस टाइप से आएगा वो बताऊंगा मैं। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड सेकंड इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। अब क्वेश्चन आएगा इसमें से, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं? अदर नेम ऑफ द एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। यहां से आ जाएगा रेडियोथेरेपी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। तो इसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी को ब्रैकीथेरेपी। इजिली हम पीडियाट्रिक का जैसे बढ़ा रहे हैं, पीडियाट्रिक का भी एमएसएन का शॉर्ट था तो एमएसएन का सिलेबस ले लिया। धीरे धीरे एग्जाम आएगी ना अपनी, उससे पहले ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपना। टेंशन मतलब इजीली पढ़ते जाओ, लेकिन हर क्लास को रोज रीडिंग आउट करो। ऐसे नहीं कल के लिए कर देंगे, परसों कर देंगे, रोज क्लास लो, रेगुलर क्लास से लो आप। तो ऐसी कंडीशन ये है कि लास्ट में एक साथ पढ़ने की दिक्कत नहीं आएगी। तो कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसको। अब इंटरनल पहले बात करेंगे, इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी के बारे में। तो अगली टॉपिक डालो अपना। 2 टाइप बता दिए रेडियोथेरेपी के, 2 टाइप की थी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड इंटरनल। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को टेलीथेरेपी एंड इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी को ब्रैकीथेरेपी। अब इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी, इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी, इस मेथड में क्या किया जाता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, उनको इंटरनल बीम यानी शरीर के अंदर या बॉडी कैविटी के अंदर। इन दिस मेथड रेडियोटिव आइसोटोप इम्प्लांट इन द बॉडी कैविटी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप को कहाँ इम्प्लांट किया जाता है? इंटरनल बीम यानी बॉडी कैविटी के अंदर। तो इन दिस मेथड रेडियो एक्टिव आइसोटोप
implant into implant in body cavity। रेडियो एक्टिव आइसोटोप को कहाँ इम्प्लांट किया जाता है? बॉडी कैविटी में। तो बॉडी कैविटी में डालेंगे तो टू डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा उस किससे? डायरेक्ट कांटेक्ट बॉडी कैविटी में क्या क्या होते हैं? टिश्यू, सेल्स, टिश्यू, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द टिश्यू, सेल्स एंड मैलिग्नेंट। सेल्स में मैलिग्नेंसी वाली कंडीशन होगी तो कोई मैलिग्नेंसी वाले वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। कौन? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कौन सी में? इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी में। मैलिग्नेंट सेल्स, तो ये इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। एक नोट डाल लो आप, जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप को परमानेंट बॉडी कैविटी में डाला जाता है, परमानेंट बॉडी कैविटी में अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वैन नोट डाल लो एक, वैन रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक टर्म है वो लिख लो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप पैलेस इन बॉडी कैविटी टू परमानेंट इज कॉल्ड सीड। उसको क्या बोलते हैं? सीड। रेडियो एक्टिव आइसोटोप को परमानेंट बॉडी कैविटी के अंदर डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सीड। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है इसकी, तो इसको याद रखिए। अब है रेडियो एक्टिव इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी या टेलीथेरेपी भी दो टाइप की होती है। इसमें क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, उनको बॉडी कैविटी में प्लेस कराया जाता है। बॉडी कैविटी में कौन कौन होता है? सेल्स, टिश्यू विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द मैलिग्नेंट सेल। आप इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी या टेलीथेरेपी या ब्रेकीथेरेपी, सॉरी इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी को ब्रेकीथेरेपी बोल रहे हैं। टू टाइप की होती है, सील्ड एंड अनसील्ड। अब रेडियो इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी में क्या होता है? बॉडी कैविटी के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप को प्लेस किया जाता है। अब सील्ड से क्या पता लग रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्लेस करेंगे वो बॉडी कैविटी में, वो कंटेनर में होंगे या क्लोज होंगे या सील्ड होंगे। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को सील्ड नहीं होंगे या उनको हम डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी आईवी रूट के थ्रू डायरेक्ट प्लेस करते हैं बॉडी कैविटी में, उसको बोलते हैं अनसील्ड। तो सील्ड के नीचे लिखो, व्हेन रेडियो एक्टिव isotope in a container, in a sealed container and place बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में प्लेस किया जाता है, वो किस में? कंटेनर में होते हैं, पैक कंटेनर या सील्ड कंटेनर में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सील्ड इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। एंड अनसील्ड, अब जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप को व्हेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्लेस इन बॉडी कैविटी थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन या आईवी रूट भी बोल सकते हो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन बॉडी कैविटी। तो एग्जांपल लिख लो इसमें, आईवी रूट, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसील्ड। तो इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी टू टाइप्स में, सील्ड एंड अनसील्ड। जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप को एक कंटेनर या पैक कंटेनर में बॉडी में प्लेस किया जाता है उसको सील्ड, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप को जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी कैविटी में प्लेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं अनसील्ड, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन जैसे आईवी रूट, किसी के भी रूट के थ्रू प्लेस कर सकते हैं। अब एक नोट डाल लो आप कि मोस्ट सेंसिटिव रेडियो एक्टिव सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है? सेल्स कौन सी होती है?
और मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंस ऑर्गन कौन सा होता है, और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स कौन सी होती है। पहले डालो नोट, पहले लिखो आप मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होता है बोन मैरो। फर्स्ट प्रायोरिटी हम बोन मैरो को देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकंड ओवरी। अगर बोन मैरो ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी मोस्ट ओवरी लिख देंगे। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है, बोन मैरो। एंड मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, ज्यादा इफेक्ट किस पर कर, सेंसिटिव रेजिस्टेंस में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेडियो सेंसिटिव सेल्स, ल्यूकोसाइट्स या WBC। तो हमने देखा दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा, बोन मैरो या ओवरी, और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स ल्यूकोसाइट या WBC। अब अगला एक और नोट डालो, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंस ऑर्गन, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंस ऑर्गन कौन सा होता है, ब्रेन। ब्रेन पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का कोई इफेक्ट नहीं है, रेडियो एक्टिव रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑर्गन। एंड मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंस सेल्स सेल्स कौन सी, RBC, रेडियो रेजिस्टेंस सेल्स। नोट डाउन करो। अब साइड इफेक्ट रेडियोथेरेपी दे दी हमने, वो इंटरनल वाले बता दिया, एक्सटर्नल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग, तो वो नोट डाउन करेंगे। कोई भी कुछ भी देंगे बॉडी में, उसका साइड इफेक्ट भी होगा और इफेक्ट भी होगा, उसका फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। तो साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग। फैटिग क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसमें फैटिग मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी क्या होता है, फैटिग। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी क्या होता है, फैटिग। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। और बोन सप्रेशन, रेडियोथेरेपी दे रहे हैं स्किन पे दे रहे हैं तो स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन कलर चेंज हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, ईटी से लगा लो। बर्न हो सकती है सेल, एक दो और लिख लो, बर्न, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग, बोन सप्रेशन, स्किन इन्फेक्शन, बर्न एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन, एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी। इसमें ये ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी क्या, फैटिग। अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रेडियोथेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को तो उस टाइम नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला टॉपिक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट यूज पाउडर, क्रीम, लोशन, कुछ भी यूज नहीं करना उस टाइम। डू नॉट यूज
पाउडर क्रीम लोशन ऑन द स्किन। फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है डू नॉट यूज पाउडर लोशन क्रीम इन द स्किन। सेकेंड मेंटेन डिस्टेंस कितना 80 to 100 सेंटीमीटर ऑफ पेशेंट एंड मशीन। मशीन के और पेशेंट के बीच में 80 to 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। थर्ड नर्स भी पेशेंट से डिस्टेंस बना के रखेगी कितना 80 to 20 फीट। नर्स मेंटेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम 80 to 20 फीट। ये थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फर्स्ट डू नॉट यूज बॉडी पाउडर लोशन मेंटेन डिस्टेंस 80 to 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए पेशेंट जिसको हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं और मशीन के। नर्स अवे फ्रॉम 80 to 20 फीट ऑफ पेशेंट। एंड फोर्थ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपनी नर्स पर्सन वियर ए लीड एप्रॉन ड्यूरिंग प्रोसीजर। लीड एप्रॉन वियर करेगी नर्स। और लास्ट है प्रेग्नेंट विजिटर है उनको अवॉइड करेंगे। अवॉइड टू प्रेग्नेंट विजिटर एंड अवॉइड प्रेग्नेंट। अगर नर्सिंग पर्सन भी प्रेग्नेंट है नर्स भी प्रेग्नेंट है तो उसको भी अवॉइड करेंगे। अवॉइड प्रेग्नेंट नर्सिंग स्टाफ केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए हमने कि स्किन पर कुछ पाउडर लोशन नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए पेशेंट और मशीन के 80 to 100 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा नर्स भी दूरी रहनी चाहिए, नर्स को भी अवेयर रहना चाहिए पेशेंट से 80 to 20 फीट। और नर्स पर्सनली वेयर लीड एप्रोन पहनना चाहिए और प्रेग्नेंट विजिटर को अवॉइड करना चाहिए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगवा दिया लेकिन और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हुई, कुछ भी हुआ उसके कारण वो डिसलॉक्ड हो गया या हट गया, तो उस टाइम नर्स की क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अगला टॉपिक डालो, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन सीड बताइए था परमानेंट आइसोटोप को इम्प्लांट करना, उसको बोलते हैं सीड रेडिएशन इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या हो जाए डिसलॉक्ड इन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सीड का बताया था मैंने, एक टर्म नोट में लिखवाया था कि परमानेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप को बॉडी में पैलेस करते हैं उसको बोलते हैं सीड। जो प्रोस्टेट कैंसर में की जाती है सीड वाली रेडियो एक्टिव आइसोटोप इम्प्लांटेशन। तो वो अगर डिसलॉक्ड हो जाए, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन कुछ भी हुआ रीजन हुआ उसके कारण वो डिसलॉक हो जाए, हट जाए, तो उस टाइम नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एनकरेज टू द पेशेंट टू लाइफ स्टाइल, उन्हें एनकरेज करना चाहिए लाइफ स्टाइल के लिए। कुछ नहीं हुआ नॉर्मल है तो फर्स्ट है एनकरेज पेशेंट टू लाइफ स्टाइल, एनकरेज करना होगा पेशेंट को। फिर सेकंड यूज फॉर लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स, लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स यूज करेंगे टू रिट्रैक्ट
रिट्रैक्ट यानी निकालना, टू रिट्रैक्ट द रेडियोएक्टिव, टू रिट्रैक्ट टू द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। नर्स क्या करेगी, लॉन्ग एंडेड फोर्सेप लेगी और उससे रेडियोएक्टिव आइसोटोप को रिट्रैक्ट करेगी। रिट्रैक्ट यानी वापस निकालना। कलेक्ट, फिर रेडियोएक्टिव आइसोटोप को कलेक्ट करेगी इन ए लीड कंटेनर। कलेक्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन ए लीड कंटेनर। लीड कंटेनर में रेडियोएक्टिव आइसोटोप को कलेक्ट करेगी और फिर इन्फॉर्म टू रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करेगी, ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करेगी। और लास्ट है अपना कि जो भी प्रोसेस हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट्स। तो अगर सीड रेडिएशन आइसोटोप होता है वो इम्प्लांटेशन डिसलॉग हो जाए या उस स्थान से हट जाए जहां पर बॉडी में कैविटी में फिक्स किया था वहां से हट जाए, डिसलॉग्ड हो जाए, तो उस टाइम पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी एनकरेज टू द पेशेंट लाइव स्टिल बर्थ, यूज टू द लॉन्ग एंडेड फोर्सेप लेगी और उसको रिट्रैक्ट कर देगी रेडियोएक्टिव आइसोटोप को। और रेडियोएक्टिव आइसोटोप को कहां पर, लीड कंटेनर में कलेक्ट कर लेगी और इन्फॉर्म टू द रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करेगी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इवेंट। अब अगला टॉपिक है अपना केयर ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप पर्सन, कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप इम्प्लांट कर दिया किस पर्सन को, तो उस टाइम नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी या क्या केयर प्रोवाइड करेगी। केयर ऑफ द, अगला टॉपिक है ये अपने रेडिएशन थेरेपी में चल रहा है। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर में, और अब सेकंड पढ़ेंगे हम कीमोथेरेपी। केयर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इम्प्लांट पर्सन, जिस पर्सन को रेडियोएक्टिव आइसोटोप इम्प्लांट किया उस पर्सन को क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड पेशेंट प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम प्रोवाइड करेंगे। सेकंड प्राइवेट बाथ, बाथ प्रोवाइड, पेशेंट को प्राइवेट बाथ प्रोवाइड कराएंगे। रेडियोएक्टिव आइसोटोप इम्प्लांट किया उस पर्सन को क्या क्या केयर, एवरी शिफ्ट, अगली एवरी शिफ्ट प्रोवाइड केयर 30 मिनट्स। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स, यानी कुछ नहीं हुआ नॉर्मल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स कि अब आप जी सकते हो, लाइव बर्थ कर सकते हो, इस टाइप से प्रोवाइड लॉजिकल सपोर्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने सुना भी होगा कि कैंसर कंडीशन का पता लगते ही ज्यादातर मौत हो जाती है, क्योंकि वो टेंशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस कारण डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट। अब अपना ये रेडिएशन थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर में रेडिएशन फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है अपना कीमोथेरेपी। तो अगले हेडिंग डालो कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, इसमें ड्रग्स देते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन, सेल के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं या न्यूप्लास्टिक सेल होती है उसको किल करते हैं। तो अगली हेडिंग है कीमोथेरेपी मैनेजमेंट में सेकंड। कीमोथेरेपी that the chemotherapy are a केमिकल एजेंट। क्या होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं। ड्रग्स दे रहे हैं कीमोथेरेपी में, क्या प्रोवाइड करते हैं, ड्रग्स दैट यूज टू किल
नियोप्लास्टिक या मैलिग्नेंट सेल्स, नियोप्लास्टिक या मैलिग्नेंट सेल को किल करते हैं एंड इनहिबिट टू रेप्लिकेशन। कीमोथेरेपी में नोट डाउन करो। और ये कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, रेडिएशन, तो उससे प्री ऑपरेटिवली दे सकते हैं कीमोथेरेपी एजेंट को और पोस्ट ऑपरेटिवली। तो अगला पॉइंट, द कीमोथेरेपी एजेंट आर यूज pre-operatively and post-operatively of the radiation therapy. रेडिएशन थेरेपी में प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली यूज कर सकते हैं कीमोथेरेपी एजेंट का। तो कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी एक केमिकल एजेंट होते हैं जो किल करते हैं न्यूप्लास्टिक सेल्स को और रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, और इनको प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली रेडिएशन थेरेपी के यूज कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी में। अब टाइप्स, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी 2 टाइप्स की होती है, सेल साइक्लिक फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स। वो किस हिसाब से कौन सी ड्रग्स आती है, क्या इफेक्ट करती है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, वो रीडिंग आउट करेंगे। तो अगली है कीमोथेरेपी टाइप। कीमोथेरेपी टाइप्स, 2 टाइप्स। फर्स्ट, सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स एंड सेकंड सेल साइक्लिक फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। पहले पढ़ेंगे हम सेल साइक्लिक फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स एंड सेल साइक्लिक, फिर पढ़ेंगे हम सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग। तो पहला डालो सेल साइक्लिक फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। अभी किस कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड की गई है, क्या इफेक्ट होता है, वो पढ़ेंगे हम। तो सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, ये क्या करती है? सेल साइकिल होता है, नॉर्मल सेल साइकिल होता है, 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 4। तो वो सेल्स लास्ट में सेल का डिवीजन होता है। तो नॉर्मल सेल साइकिल बता देता हूँ पहले मैं आपको, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सेल साइकिल पूरा तो बताने के लिए एक क्लास हो जाएगी, वो तब भी एंड नहीं होएगा, तो मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ आपको। 4 टाइप से होता है, G1 S G2 एंड लास्ट होती है M। G1 में क्या होता है? सेल्स ग्रोथ, S में सिंथेसिस ऑफ DNA, और G2 में क्या होता है? ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, एंड लास्ट में फिर डिवाइडेशन हो जाती है, सेल 1 से 2, 2 से 4, माइटोसिस। तो ये कीमोथेरेपी में ड्रग्स होती है सेल साइकिल, वो क्या इफेक्ट करती है? जैसे एल्के में कोई सी ड्रग्स है, वो क्या करेगी? एस फेज में इनहिबिट कर देगी, या सिंथेसिस ऑफ द डीएनए को इनहिबिट। तो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा, और सेल का डिवीजन नहीं होगा तो मैलिग्नेंसी कंडीशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ड्रग्स इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट है सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। सेल साइक्लिक नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, इसमें फर्स्ट एल्केलाइटिक एजेंट, एल्केलाइटिक एजेंट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? एल्केलाइटिक एजेंट क्या करते हैं? डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। डीएनए का सिंथेसिस इनहिबिट हो गया, यानी एस फेज इनहिबिट हो गई,
तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, और आगे की प्रोसेस नहीं होगी तो सेल का डिवीजन नहीं होगा, और सेल का डिवीजन नहीं होगा, मैलिग्नेंसी कंडीशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, या ट्यूमर कैंसर कंडीशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो एल्कलाइटिक एजेंट कौन सी फेज पर इफेक्ट करते हैं? एस फेज पर, या सिंथेसिस ऑफ द डीएनए को इनहिबिट कर देते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसमें? साइक्लोफॉस्फेमाइड, इनको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेल्फाम, सिस्प्लेटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेल्फाम, सिस्प्लेटिन एंड बुसल्फाम। अब इनका एल्कलाइटिक एजेंट है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एल्कलाइटिक एजेंट एल्कलाइटिक एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार ये इफेक्ट करती है? तो एल्कलाइटिक एजेंट में 4 ड्रग्स बताई मैंने, साइक्लोफॉस्फेमाइड, बुसल्फाम, मेल्फाम, सिस्प्लेटिन। वो क्या करती है? That drugs inhibit DNA सिंथेसिस, डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो डीएनए का सिंथेसिस इनहिबिट हो गया तो क्या होगा? फेज नॉट कंप्लीटेड, मैंने फेज दिखाई थी, G1, S, G2 एंड M। तो एस ड्रग इनहिबिट टू द डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो गया तो फेज नॉट कंप्लीटेड, फेज नॉट कंप्लीट, फेज नॉट कंप्लीटेड। अगर फेज कंप्लीट नहीं होगी तो सेल का डिवीजन इनहिबिट, सेल का डिवीजन, और इनहिबिट सेल डिवीजन हो जाएगा तो कंट्रोल ऑफ मैलिग्नेंसी। इस प्रकार इफेक्ट करती है एल्कलाइटिक एजेंट। और ये कौन से में आते हैं? एल्कलाइटिक सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, नोट डाउन करो। अब सेकंड है सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स, सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स, स्पेसिफिक ड्रग्स। अब ये किस प्रकार से इफेक्ट करती है, कौन कौन सी ड्रग्स आती है, उनका क्या क्या साइड इफेक्ट है, वो रीडिंग आउट करेंगे। इसमें आती है एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, मिथोक्सीट्रेट, फ्लोरोयूरेसिल, 3 ड्रग्स आती है अल्कलाइन एंटी मेटाबोलाइट्स, फ्लोरोयूरेसिल, मेथोक्सीट्रेट, फ्लोरोयूरेसिल एंड एजेथियोप्राइन, एजेथियोप्राइन। इन एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स होती है, वो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करती है? तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करती है, किस प्रकार कैंसर या कंट्रोल मैलिग्नेंसी कंडीशन को किस प्रकार करती है कंट्रोल? ये क्या करती है? एंटी मेटाबोलाइट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करती है? इनहिबिट टू फोलिक एसिड सिंथेसिस, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। कौन सी? एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में मेथोक्सीट्रेट, फ्लोरोयूरेसिल, एजेथियोप्राइन ये होती है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट टू द फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो इससे क्या होगा? नॉट प्रॉपर डिवाइडेशन, डिवाइडेशन of cells that have control malignancy, मैलिग्नेंसी कंडीशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं इस टाइप से। ब्राइटनेस का इश्यू है थोड़ा, ठीक है। अब अगली है एंटी मेटाबोलाइट्स सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स में। फर्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स, इनमें मैंने मेथोक्सीट्रेट, फ्लोरोयूरेसिल एंड एजेथियोप्राइन, ये किस प्रकार इफेक्ट करती है? फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, सेल साइक्लिक फेज कंप्लीट नहीं हो पाती और मैलिग्नेंसी कंडीशन को कंट्रोल कर देती है। और अदर ड्रग्स
सेकंड सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स में अदर में विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये कीमोथेरेपी में दी जाती है टू टाइप्स की ड्रग्स। पहले सेल साइक्लिक फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स एंड सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स, दोनों में हमने पढ़ लिया। अब सेल साइक्लिक फेज स्पेसिफिक ड्रग्स में एंटीमेटाबोलाइट्स पढ़ ली। अब सेकंड है अदर ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये एम फेज, सेल साइकिल की एम फेज होती है, वहां पर एक्टिव होती है। किस प्रकार करती है? एम फेज को एक्टिवेशन करती है और वहां पर इनहिबिट टू द डीएनए सिंथेसिस। एम फेज पर एक्टिव करेगी, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा और वही मैलिग्नेंसी कंडीशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अब कीमोथेरेपी एजेंट एक नोट डाल के लिख लो, किस हिसाब से दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी एजेंट गिव अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज। बॉडी साइज के हिसाब से कीमोथेरेपी के एजेंट या ड्रग्स दी जाती है। कीमोथेरेपी एजेंट गिव अकॉर्डिंग बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के आधार पर कीमोथेरेपी एजेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी, वो अगला टॉपिक है अपना, नोट डाउन करो कि कौन कौन से साइड इफेक्ट है। जैसे नोजिया, वोमिटिंग, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है टॉपिक। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, हमने रेडिएशन थेरेपी पढ़ी फर्स्ट मैनेजमेंट में। रेडिएशन थेरेपी का भी, रेडिएशन थेरेपी में साइड इफेक्ट थे उसके। अब साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी सेकंड मैनेजमेंट, तो इसका भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। कॉमन साइड इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, ये कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी के। डिहाइड्रेशन एंड नोजिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड एनोरेक्सिया, ये कॉमन साइड इफेक्ट। अब है सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? एलोपेजिया और सेकंड गोट। अगर क्वेश्चन में एलोपेजिया और गोट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम एलोपेजिया को देंगे, और क्वेश्चन में एलोपेजिया नहीं है तो फिर गोट। ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। एंड अगला है अदर साइड इफेक्ट। अदर साइड इफेक्ट, म्यूकस में इंफ्लामेशन हो जाए, स्टोमक में इंफ्लामेशन हो जाए, बोन मैरो सप्रेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ये अदर साइड सिम्टम में आ जाएंगे। रिस्पोर इन्फेक्शन, बोन मैरो सप्रेशन, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक, म्यूकोसाइटिस, ये आ गए साइड इफेक्ट ऑफ द अदर साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी में पहले कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, फिर मोस्ट कॉमन गोट एंड एलोपेजिया। एलोपेजिया मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, एंड फिर अगर एलोपेजिया ऑप्शन में नहीं है तो हम गोट लगाएंगे। ठीक। अदर साइड इफेक्ट में रिस्पोर इन्फेक्शन, बोन मैरो सप्रेशन हो जाए, स्टोमेटाइटिस, म्यूकोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस कैविटी, तो ये साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी।
अब थर्ड मेथड है सर्जिकल मेथड। थर्ड, पहला पढ़ लिया रेडिएशन थेरेपी, मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर में। थर्ड, सेकंड पढ़ा आपने, पहला रेडिएशन थेरेपी, सेकंड कीमोथेरेपी, एंड थर्ड है अब सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में फर्स्ट है डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज में सर्जरी में, सर्जिकल मेथड में फर्स्ट है डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोस्टिक पर्पज में साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन लेंगे, या तो साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन, एंड सेकंड बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी मैंने टर्मिनोलॉजी बता दी थी, शुरुआत की क्लास थी ऑन्कोलॉजी की, वहां पर निमोलो पे स्मॉल पार्ट ऑफ द टिश्यू या ऑर्गन, टिश्यू का स्मॉल पार्ट लेना थ्रू द डायग्नोसिस पर्पज। तो डायग्नोस्टिक पर्पज पहले साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन लेंगे या बायोप्सी। सेकंड है क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव सर्जरी, क्यूरेटिव सर्जरी में ओपन लेजन सर्जरी, रिकरेंट लेजन सर्जरी, तीन टाइप से आएगी। ओपन लेजन सर्जरी, रिकरेंट लेजन सर्जरी, ओपन लेजन सर्जरी, रिकरेंट लेजन सर्जरी, एंड मेटास्टेटिक लेजन सर्जरी। और लास्ट है पैलिएटिव ट्रीटमेंट या पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी, थर्ड है पैलिएटिव सर्जरी, कि इसमें पैलिएटिव सर्जरी में क्या प्रोवाइड करेंगे हम, उसके साइन सिम्टम है उनको कम करेंगे, क्योंकि डिजीज कंडीशन है वो अब क्योर नहीं हो सकती, तो इसमें रिड्यूस साइन सिम्टम। थर्ड है पैलिएटिव। रिड्यूस साइन सिम्टम, जैसे पेन हो गया, पेशेंट को पेन है, उसके साइन सिम्टम को कम करेंगे। एयरवे मेंटेनेंस, एयरवे मेंटेनेंस, क्योंकि अब कैंसर कंडीशन है उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये सर्जिकल मेथड कंप्लीट हुआ, और आज का मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में हम ल्यूकेमिया, जो भी नॉर्मल कैंसर है उनको, उनका मैनेजमेंट क्या है, कौन से रिस्क फैक्टर है, ल्यूकेमिया हुआ, मल्टीपल मायलोमा, सर्वाइकल कैंसर, वो रीडिंग आउट करेंगे। तीन चार क्लास और है अपनी, फिर आज कैंसर या ऑन्कोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।